स्क्रीन विजिबल आप लोगों को? जी सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो परसों हमारे कुछ क्वेश्चंस हुए थे, उनको मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कुछ लोगों का छूट गया था। फर्स्ट क्वेश्चन था इस असाइनमेंट का, द वर्क डन इन द डिफ्लेक्शन ऑफ द डाइपोल थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम द फील्ड डायरेक्शन। कि कह रहे हैं कि फील्ड डायरेक्शन से 180 डिग्री डिफ्लेक्शन पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा। क्योंकि पहले जो डाइपोल, मैंने कहा था जब किसी डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे थे, तो आपके पास ऐसा होता था, एक थीटा एंगल बनाता, तो हम लिखते थे P डॉट ई यानी W इक्वल टू पी ई कॉस थीटा। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो है लाइन है, ऑलरेडी अलाइन है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी जो डाइपोल है इधर रखा हुआ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इधर ही डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है, इधर ही डाइपोल रखा हुआ, ठीक है। अब इनमें इसको 180 डिग्री रोटेट करने के लिए कितना हो जाएगा, पहले इनिशियल एंगल कितना था, क्योंकि दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई और पी की डायरेक्शन सेम थी, इसलिए 0, फिर हमने इसको रोटेट किया 180, तो हमने वैल्यू रखने पर आपके पास ये आंसर आ गया था। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमने, कि कौन सा फ्री चार्ज पर डिपेंड करता ओनली, तो हमने कहा पोलराइजेशन भी फ्री चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि पोलराइजेशन बेसिकली बाउंड चार्ज का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप जानते हैं बाउंड चार्ज, या ऐसा नहीं होगा कि फ्री चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम थिंग। तो अब हमारे पास बचता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां पर भी बता दिया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द करंट इन द कंडक्टर। कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे कि किसी कंडक्टर में करंट डिफाइंड की जाती है। तो मैंने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन का थर्मल मोशन होता है, यानी थर्मल मोशन होता है, थर्मल वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, उसके पास थर्मल वेलोसिटी होती है, और वो थर्मल वेलोसिटी रेंडम मोशन करेंगे, करंट 0। जब बैटरी से कनेक्टेड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उनके पास जो वेलोसिटी होती है उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो केवल और केवल किसके वजह से आती है, करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से आती है, ठीक है। यहां पर करंट 0 नहीं होती है। एंड थर्ड क्वेश्चन था कि किसी रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर, इतना करंट का रेशियो बनाना था। तो ये दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो दे रखा है आपके पास ये, ठीक है, देख, ठीक है। और ये हमने रिलेशन पढ़ा था जब हमने ट्रांजिस्टर पढ़ा था, सॉरी ट्रांसफार्मर पढ़ा था। तो ये करंट का क्या रिलेशन हो जाएगा, देखो, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाय, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल्स, ये क्या हो जाएगा, इसके जो पोटेंशियल हो जाएगा उनका रेशियो, और ये करंट का रेशियो। यहां से पता चलता है आपके पास सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सेम क्वेश्चन ऐसी था, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न 100 है, और कह रहे हैं कि सेकंड में कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स n है। इफ इनपुट वोल्टेज इतना है एंड वी वांट टू 11 आउटपुट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। तो हमने ये पढ़ा था, इसकी वैल्यू दे रखी है 11, ठीक है, और आपके पास वीपी कितना दे रखा है, 220 वोल्ट। एनएस सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करने, प्राइमरी में कितने 100 है, यहां से डिवाइड करेंगे तो 5 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यूनिट ऑफ इंपिडेंसेस क्या होती है, ओम। जितने भी टाइप के इंपिडेंसेस होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, उनकी जो यूनिट होती है ओम होती है। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द आयरन इन ऑर्डर, तो आयरन एक क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और इनकी जो ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक की नेगेटिव होती है, यानी 0 से छोटी होती है, और पैरामैग्नेटिक की पॉजिटिव होती है, यानी 0 से बड़ी होती है, और फेरो की 0 से बहुत बड़ी होती है, लार्ज होती है और पॉजिटिव होती है। तो हमने कहा कि जो फेरोमैग्नेटिक की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो 10⁻³ से लेकर 10⁻⁵ तक होती है, और जो रिलेटिव परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन है, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई। काई यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो अगर जो है इसका ऑर्डर इतना है काई की वैल्यू, तो 1 अगर इसमें जोड़ भी दिया हमने, तो म्यू आर इक्वल टू लगभग यहाँ पर सबसे बड़ी पावर यही है,
तो 1 प्लस 10⁴ इक्वल टू लगभग 10⁴ ही इसका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया था हमारे पास कि कोर ट्रांसफॉर्मर किसका बनाया जाता है, सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाँ इस क्वेश्चन पे आ गए थे हम। अब यहां पे एक प्रॉब्लम था कि इंटरनल रेजिस्टेंस ये आपके पास 1 ओम होना चाहिए, 1 ओम, और ये भी 1 ओम होना चाहिए। चलिए 1 ओम से करिए इनको, ये 1 ओम है और ये भी 1 ओम है। ठीक है जी, चलिए यहां तक हो गया था, इससे आगे सॉल्व करिए आप लोग। क्वेश्चन है, a battery with an EMF 12 volt and internal resistance of 1 ohm is used to charge the battery with an EMF is a 10 volt, internal resistance of 1 ohm. The current in the circuit is, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर बताइए, ए बी सी। करंट बेसिकली क्या है, आई इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो वी ना होके यहां पे क्या है, हम क्या कर सकते हैं, आपके पास ईएमएफ दे रखा है, ईएमएफ बाई आर। अब एक रिलेशन आता, देखिए यहां पर क्या है, E1 कितना दे रखा है स्टार्टिंग में, E1 कितना दे रखा है, ईएमएफ 12 वोल्ट दे रखा है, और ई सेकेंड दे रखा है आपके पास 10 वोल्ट। ठीक है, इतना। R1 दे रखा है 1 ओम, और R2 भी कितना दे रखा है 1। हो सकता है यहां पर कुछ चेंजेस हो। ठीक है, तो अगर ई नेट की बात करता हूं मैं, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस कितना, 12 - 10। जो आर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 2 ओम। तो कितना, 2/2 1 एम्पियर। अब एक जो फॉर्मूला आता है, E इक्वल टू IR - V, ऐसे ही आता है। ईएमएफ, ये रिलेशन करेक्ट है, ऐसा रिलेशन होता है। E इक्वल टू IR - V। अच्छा, उल्टा लिख दिया मैंने। V इक्वल टू E - IR ना। तो मान लीजिए ये पोटेंशियल क्या है आपके पास, इससे भी कर सकते हैं। इससे में हमको क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, इससे क्या फायदा है, कुछ फायदा है? अगर इसको V1 मान दे, और ये कितना, 12 माइनस I इंटू R1 कितना 1, इससे क्या फायदा, इससे भी हो जाएगा सॉल्व। आप लोग जो जो क्लास में, प्लीज आप लोग मैसेज करेंगे तो ही जाके थोड़ा लगेगा, अटेंटिव लगेगा क्लास। होगा या नहीं होगा इस फॉर्मूले से, इसका आंसर हमारे पास वैसे 1 ओम तो आ गया।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको बताइए। अ नाइक्रोम वायर is 1 meter long and 1 meter square cross section area. When connected to potential difference 2 volt, a current of 4 ampere in the wire, the resistance of the nichrome is। लेंथ दे रखी है आई इक्वल टू 1 मीटर और ए दे रखा है क्रॉस सेक्शन एरिया 1 स्क्वायर। व्हेन कनेक्टेड टू पोटेंशियल डिफरेंस वी इक्वल टू दे रखा 2 वोल्ट और करंट दे रखी है फिर कितनी आई, आई की वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर। रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो रो इक्वल टू कितना होता है, रो इक्वल टू कितना होता है, आर एल बाई ए। ये तो होता है रिलेशन इन रजिस्टिविटी, आर आर रो इक्वल टू आर एल बाई ए बाई एल बाई ए ना, नहीं ये तो आर आर इक्वल टू ए बाई एल। ठीक है, एल बाई ए। चलिए अब आर निकाल सकते हैं यहां से। इसका आंसर बताओ कौन सा है। कुछ नहीं, आर निकल सकता, सारी चीजें तो लिखी है, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा। आर इक्वल टू बी वाई आई, वी है 2, ए है कितना 1/2 यानी 0.5 ओम। अब बच्चा क्या, सारी चीजें तो लिखी है। 1 का मतलब होता है यहां से कितना 1 × 10⁻⁶मीटर mm, ये हो जाएगा ना। मिलीमीटर है ना, तो आपके पास कितना 10⁻³ का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, इसमें यही तो हो जाएगा। देखो ये कितना है, अगर नहीं समझ आया तो 1 × 10⁻⁻³ मीटर का होल स्क्वायर, ये तो तो कितना 1 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। अब इसमें कुछ और बचा है नहीं, यहाँ वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। रो इक्वल टू आर की वैल्यू है 1/2, एल की वैल्यू है 1। मैंने फिर से भी गलत लिख दिया क्या फॉर्मूला, ए बाई एल होता है ना, रो इक्वल टू क्या होता है, एल बाई ए होता है, ए बाई एल होता है।
ए बाई एल होता है या? हाँ, तो आप लोगों ने तो बताया ए बाई एल, आप लोगों ने ऊपर देखो लिखा हुआ एल बाई ए, मैंने इसीलिए चेंज किया। चलिए ठीक है, एल बाई ए। अब यहां से कितना, 1/2, ए की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर, एल की वैल्यू कितनी, 1 मीटर। तो बस आ जाएगा, ये तो सॉल्व हो के आ गया आसान से। ये 0.5 10⁻⁻⁶। तो अगर मैं 5 करूं इसको, ठीक है, मैं अगर इसको 5 करूं तो कितना हो जाएगा आपके पास, एक इधर जीरो बढ़ जाएगा ना, डिवाइड कर लो, एक जीरो तो 5 × 10⁻⁷ मीटर ओम भी होगा ना रेजिस्टेंस भी, तो इसमें ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं, डी इक्वल टू कितना होता है। चलिए क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी एंड द पोलराइजेशन वेक्टर पी इन डाइलेक्ट्रिक प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ई प्लस पी। ऐसा कौन सा रिलेशन है, ऐसा कोई ऑप्शन है? डी इक्वल टू, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कौन सा है, द इक्वेशन रिप्रेजेंट गॉस लॉ, बायोसेवर्ट लॉ, स्टोक्स लॉ, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किरचॉफ लॉ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन, किरचॉफ का करंट लॉ क्या होता है, किस पर बेस्ड होता है? किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन, ऐसे दोनों दे दिए, अदरवाइज एक पे ही है आंसर, वैसे दो दे दिए। करंट चार्ज पे होता है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेहा का ए आ रहा है, ममता जी का ए आ रहा है, भूपेन जी का ए, सबका ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी वन नेक्स्ट क्वेश्चन है, the energy which an electron acquire when accelerate through a potential difference of 1 volt is। चलिए ठीक है, लिखा है कि एक बोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन को जितनी ऊर्जा प्राप्त हुई है उससे कहते हैं, कितना बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बी आ रहा है, प्रेरणा जी का बी आ रहा है, भूपेंद्र जी का बी आ रहा है, ममता जी का बी आ रहा है। बी इज करेक्ट ऑप्शन। वापस आते, किसी का डाउट है कि किरचॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ करंट और चार्ज, क्या चार्ज करंट कंजर्व रहती है? चार्ज तो समझ गया मैं, क्या करंट ये सही ऑप्शन है?
जो किरचॉफ के दो लॉ है, फर्स्ट जो लॉ होता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ, एल्जेब्रिक सम वाला किरचॉफ्स लॉ, उसको हमने लिखा होगा आपके पास, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा करवाया होगा हमने किरचॉफ सेकंड लॉ, उसमें कहा होगा बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही। जब, इसीलिए देखिए ये लिखा है हमने, करंट कहीं नहीं, पर देखो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एल्जेब्रिक सम, आने वाली और जाने वाली करंट का जो सम होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो अगर आपके पास टोटल तो करंट कांस्टेंट रह गई ना, आने वाली करंट एल्जेब्रिक सम कितना होता है, 0 बराबर, तो आई जो है समीशन ऑफ आई इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि जो करंट है वो भी क्या है, कंजर्व्ड है। ठीक है, रंजना जी को ठीक है, क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं कि इन किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट इज कंजर्व्ड और नॉट। ठीक है, तो ये नहीं, आप इसका मतलब क्या हो गया, समीशन इन और आउट, जब ऐसा होता है कोई भी चीज, वो हम बोल सकते हैं कि जो है आपके पास क्या है, एंटरिंग करंट जो है आउटिंग करंट के बराबर हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Wheatstone bridge method to finding the unknown resistance. Wheatstone bridge to method finding the unknown resistance or inductance. The instrument used to as a null detector. सबका ऑप्शन, महेंद्र जी का सी आ रहा, ममता जी का सी आ रहा, पिथौरागढ़ सी, भूपेंद्र जी का सी, नेहा का सी, देयर इज अ नो डिफ्लेक्शन इन द करंट गैल्वेनोमीटर, सबको ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चार्जेस है, दो चार्जेस है, क्यू, ये मान लीजिए एक कोई Q1 है जिसकी वैल्यू एक Q2 है, और कह रहे हैं दे आर लोकेटेड टू, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। व्हाट एट पॉइंट द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग टू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ये तो कई बार मैंने क्वेश्चन कराया, कितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक चार्ज, टू चार्ज है, ज्वाइनिंग देम विभव शून्य होता है। तो कई बार करा दिया हमने ये क्वेश्चन, कौन कौन सा ऑप्शन आएगा, जब हमने क्लास करवाया होगा तब बताया होगा हमने आपको ये क्वेश्चन। एक तो मैंने कहा कि अगर शॉर्टकट भूल जाए तो एक वो तरीका है कि पोटेंशियल 0 कर दो, टोटल पोटेंशियल 0,
मतलब कह रहे हैं कि लाइन ज्वाइनिंग इनके वजह से पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल जीरो कर दो, यानी आप बोलोगे सम ऑफ v इक्वल टू जीरो, यानी दो ही चार्ज है v1 प्लस v2 की वैल्यू जीरो आएगी। और यहां पर भी आता था k क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई, तो मान लीजिए R1 इसको R1 मान लो, k Q1 Q2 बाई R इक्वल टू जीरो। ये तो कहा था मैंने, एक शॉर्टकट भी सिखाया था मैंने आपको। तो सपोज दैट यहां पे कितनी एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, मान लीजिए वो मैं यहां पर वो पॉइंट मान रहा हूं, तो यहां से सपोज दैट x मान रहा हूं, ठीक है। तो ये Q1 से कितनी दूरी पर है, सपोज दैट x दूरी पर है, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा, k Q1 की वैल्यू रख दूंगा 3 इंटू 10 टू 8, कितना हो जाएगा -8, ये x दूरी पर है, प्लस कितना हो जाएगा k Q2 2 इंटू -2 इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स, सॉरी कितना है 16, 20 है, 20 माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। दोनों प्लस माइनस, एक k से k कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 3 बाय एक्स इक्वल टू 2, क्योंकि 10 टू द पावर 8 दोनों जगह कॉमन है, 20 माइनस एक्स, तो इसको कर लो 60 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -3x इक्वल टू, इधर कर लिया तो कितना हो जाएगा 2x, तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 5x, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। तो जब आप देख रहे हो इस पॉइंट से इस Q1 से उसकी दूरी कितनी है 12, और अगर मैं इस पॉइंट से देखूं तो कितनी हो जाएगी इस Q2 से, ये थी Q1 से, Q2 कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपके पास, कितना 8 है। हम गलत हो गए कहीं, हमने कहा गलत किया, अच्छा 20, अच्छा 60, ठीक। तो हम तो सही, कौन सी गलत हो रहा है क्या कहीं, पर हाँ गलत इसलिए है अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव होता, ये एक नेगेटिव है, ये ध्यान रखना, इसलिए गलत हो रहा होगा। ये चीज नेगेटिव है, जब ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉइंट कहीं इसके बीच में नहीं लाई करके कहीं यहां पर लाई कर रहा होगा, कहाँ लाई कर रहा होगा, कहीं यहां पर लाई कर रहा होगा पॉइंट, ठीक है। तो माना वो पॉइंट यहां पे ना लाई करके, ये तो आ गया 12 सेंटीमीटर, अब वो पॉइंट क्योंकि यहां पॉजिटिव होता तो आई थिंक इसके बीच में लाई करता वो, जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। अब वो पॉइंट कहां पर, मान लीजिए मैंने कहीं इससे आगे ही होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव होता तो कितना हो जाएगा, तब आपके पास कितना, अब जब मैं इसको मान लीजिए कोई डिस्टेंस मान रहा हूं ए, तो ये कितना यहां से आएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा
अगर आपके पास जब ये आपने किया था, तो ये कितना था आपके पास, Q2 कितना माना था आपने आपके पास यहां पर? ठीक है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ प्रॉब्लम हो रही है बताइए? x = 12 सेंटीमीटर, अगर पॉइंट अलग, अगर मैंने वो पॉइंट कहाँ माना है, एक काम कर सकते हैं हम, क्योंकि पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव के लिए तो ठीक था। रुक जाइए, एक और मेथड से कर सकते हैं हम इसको। कैसे कर सकते हैं कि, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव था तब तो हमारा आंसर सही है। दो चार्ज है, अगर Q1 और Q2 है, अगर ये पॉजिटिव होता, एक दूसरे से मान लीजिए 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, अगर पॉजिटिव होता तो मान लीजिए मैं न्यूट्रल, क्योंकि नेगेटिव है, न्यूट्रल पॉइंट मैं यहां पे मान रहा हूं, जिस पर पोटेंशियल बिटवीन देम तो नहीं है, कहा कि दोनों लाइन को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, तो क्योंकि ये नेगेटिव है तो मान लीजिए मैं इसको यहां इस डिस्टेंस को मान रहा हूं x, और ये टोटल डिस्टेंस इस पॉइंट से, इसको मान लीजिए मैं P पॉइंट मान रहा हूं, इससे इसके कितना टोटल हो जाएगा 20 + x। तो अब इस पॉइंट पर मैं वो चार्ज पॉइंट मान रहा हूं जहां पर पोटेंशियल 0। तो सबसे पहले आपने कहा कि मान लीजिए इसके वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल है V1, वो कितना है? ठीक है, वो कितना है आपके पास? K Q/R, तो KQ कितना हो जाएगा? वैसे ही V2 आ जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि जब भी मैं इस पॉइंट पे देखूं तो V1 + V2 = कितना, 0 होगा टोटल पोटेंशियल। तो ये कितना था, Q1/R1 + KQ2/R2 = 0। अब K तो दोनों में से कॉमन है, तो यहां से कितना ऐसे आ जाएगा 3 इससे कितनी दूरी पर है इससे, एक बार इसको यहां पर मान सकते हैं जैसे हम मान रहे थे, कहीं यहां पर लाई कर रहा होगा, तो इससे तो सिंपल आया था हमारे पास कितना, एक्स, और ये कितना आया था Q-2/20 - x। सिंपल, अगर बीच में कहीं लाई लाई कर रहा हो तो ये 0 आ जाएगा। यहां से x की वैल्यू तो आ गई थी हमारे पास 12 सेंटीमीटर। पर अब अगर आप क्या मानते हो, इस पॉइंट को आउटर साइड पे मानते हो, ठीक है, अगर इसको आउटर साइड पे मानते हो तो Q2 से कितनी दूरी पर है, Q2 से कितनी दूरी पर है? तो अगर यहां पर देख रहे हो तो यहां पर एक चार्ज देखिए, यहां पर जनरली ये कितना x दूरी पे था, ये कितना था 20 - x। अब एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो कहीं पॉइंट कहां पर लाई कर रहा होगा, कहीं आउटर साइड पर लाई कर रहा होगा। तो कितना हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस था यहां से यहां तक का, वो कितना हो जाएगा 3, इससे तो x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 + x, और ये कितना हो जाएगा 2/x। तो ये कितना हो जाएगा 3x = 40 + 2x। तब भी ये कितना हो जाएगा x = 40, इतना, ये तो गड़बड़ आ रहा हमारा, x एक साइड, तब भी 45 तो 60 तो नहीं आ रहा आंसर, कितना रहेगा 2x = 40। देखिए
नियर टू पॉइंट, ये वाला जो कह रहे हो आप, ऐसा होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो, ये पॉजिटिव चार्ज हो, तो मैग्नीट्यूड लाई करेगा, क्योंकि सपोज दैट जब भी आप कोई टेस्ट चार्ज करते हो, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जब भी आपको एक न्यूट्रल पॉइंट मानेंगे, उसको टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव मानोगे। अब मैं कहूंगा कि इस पॉजिटिव चार्ज पर जो इसने फोर्स लगाया वो इधर होगा, इसने जो फोर्स लगाया वो इधर होगा। ठीक है, अब कितना होगा आपके पास, अब क्या है, तभी जो है, जो मैग्नीट्यूड माने जाएगा वो नियर, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। ठीक है, नियर टू मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, अब क्या है, तब आपके पास किसी भी चार्ज के पास नियर जो है करेंगे हम, तो वो जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसके नियर अबाउट होगा, तभी तो इक्वल। मैं एक थोड़ा ज्यादा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो इधर कर लेगा इससे, लेकिन जब नेगेटिव चार्ज हो तो कहीं पर कहां आप कोई कंडीशन माने, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो यहां पर भी आप एक कंडीशन मानोगे, तो इसको कितना हो जाएगा। अब जो ये चार्ज है इससे कितनी दूरी पर है, x इक्वल टू कितना, 20 प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 60, तो कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। तो इन दो पॉइंट पर क्या है, जो पोटेंशियल है इतनी इतनी दूरी पर, वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, क्लियर है। या एक और मेथड होता है पोटेंशियल का, जब आप चार्ज लेते हो, तो मान लीजिए आपने क्या लिए, 3 चार्ज लिए। ठीक है, यहां पे था, फिर आपको वो पॉइंट भी डिफाइन करना पड़ेगा चार्ज, जहां पर पोटेंशियल मान लीजिए 1 2 3, तो आपको तीनों के जगह करना पड़ेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, इसका सम क्या हो जाएगा। पर उसके लिए आपके पास क्या चाहिए, ये क्या है, आप बोलोगे जहां पर जिस भी पॉइंट पर एक का डिस्टेंस आप 0 मान लोगे, और एक को इसी पॉइंट पर, एक यहां से यहां तक ड्रॉ कर लेंगे, एक यहां से यहां तक ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ebonite plate K equal to 3 6 mm thick introduced between the parallel plate of capacitor of plate area 2 into 10 to the power 2 meter square and plate separated by 0.01 meter, the capacitance of the capacitor would be। क्या कहा कि दो कैपेसिटर प्लेट है, पहले क्वेश्चन बना देते हैं, इनके इनका जो दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है वो है आपके पास 0.0 मीटर, और कह रहे हैं कि एक एबोनाइट के इसके बीच छड़ डाल देते हैं, इसके बीच रख देते हैं, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। इसका कहा कि इसका जो थिक है वो है 6 mm। ठीक है जी, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा जब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखे 3। ठीक है जी, तो क्या दे रखा, प्लेट का कैपेसिटर का एरिया दे रखा कितना, 2 इंटू 10 टू दी पावर सॉरी प्लस -2 दे रखा है, -2 दे रखा है, -2 तो नहीं होना चाहिए, +2 होना चाहिए। चलिए ठीक है, कर लेते, देख लेते हैं। और डी कितना दे रखा है, 0.01 मीटर, टी दे रखी है आपके पास 6 mm, mm कितना भी कहा, 6 इंटू 10 टू दी पावर -3, और के दे रखा है आपके पास 3, तो आसान हो गया। सी इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन ए कितना
डी माइनस टी प्लस कितना होता है टी बाई के, यही होता है फॉर्मूला जब किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा जाता था दो पैरेलल प्लेट के बीच में। तो रख दीजिए, सबकी वैल्यू आ गई, कर लीजिए इसको सॉल्व, कितना है आपके पास। आ गया, सही है, सी आएगा, वैल्यू तो करनी है पर। सबका ही बी आ रहा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कैलकुलेशन पार्ट आप खुद करोगे, बी क्वेश्चन वैल्यू पुट करनी है, तो बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अ मीटर बाय द कनेक्टेड शंट रेजिस्टेंस इन विच। दो ही चीज था, एक जब गैल्वेनोमीटर के देखिए, अब जब एक में क्या होता था, जब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते थे, एक रेजिस्टेंस यहां पे लगाया जाता था, तो क्या बना रहता था, जब इसके शंट रेजिस्टेंस पैरेलल होता था गैल्वेनोमीटर के, तो ये क्या बन जाता था आपके पास, और एक होता था, ठीक है, ये बन जाता था अमीटर, क्या बन जाता था, अमीटर। और एक था कि जब आपके पास गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर में, तब क्या होता था आपके पास, रेजिस्टेंस कहां लगाया जाता था, यहां सीरीज में। दो पॉइंट होते थे जिनके अक्रॉस यहाँ पर बोल्ट बोल्ट मीटर हम निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी नॉर्मली आप ऐसे ड्रॉ कर सकते थे कि ये दो पॉइंट थे जिनके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना था, ये ए था ये वी था, इनके अक्रॉस आपको क्या निकालना था, वी निकालते थे। रेजिस्टेंस क्या होता था इसमें, सीरीज में, इसमें पैरेलल होता था, इसमें सीरीज में होता था, ये होता था वोल्ट मीटर में। ठीक है, तो इसका था बी ऑप्शन, क्योंकि अमीटर में कनेक्टेड करना था आपको। ठीक है जी, सही है इतना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a wire of resistance R is cut into 10 equal part and they are joining in parallel. The new resistance, मतलब ऐसा एक वायर को काटा गया जो कि 10 पैरेलल उसमें कट गया, ऐसे करते 10 तक, और सबका रेजिस्टेंस क्या है, आर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा,
तो इसको मेथड से भी कर सकते हैं अगर सबका दे रखा है। अगर सबका अलग अलग भी दे रखा है तो वन पैरेलल में तो आर इक्वल टू R1 R2 ऐसे करके सो ऑन। ठीक है, तो मान लीजिए 10 है तो कितना R/10। ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते हैं कितना, कितना हो जाएगा ये बाद में कितना हो जाएगा 1/R, सबकी वैल्यू R है तो ऐसे करके 1/R1 प्लस 1/2 ये है जब आप भूल जाए, मतलब ऐसा सो ऑन 10 तक। तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपके पास, आपके पास सबका आर अपॉन जितना भी एलसीएम हो गए 1 2 3 4 10 यानी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 बाई कितना 0.01 है, क्योंकि जो आर होगा वो R/N होगा ना, तो N कितने रेजिस्टेंस है 10, तो R अपॉन कितना जो न्यू इक्विवेलेंट होगा R डैश इक्वल टू 10, तो कितना हो जाएगा 0.1 R ओम। यहां पर भी R ओम। ए आ रहा बी आ रहा है, बी क्यों आएगा? हुँ? अच्छा जोड़ेंगे सब तो कितना बनेगा एलसीएम 10 आर, आर 10 ही तो आ जाएगा। एक एक आर है ना, एक एक करके 10 इक्वल पार्ट ना, 10 इक्वल पार्ट में है। 10/100 10 इक्वल पार्ट में, हाँ ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, यानी 1/R ना, 1/100 आ जाएगा फिर तो। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, यानी ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए क्या किया, एक रेजिस्टेंस को किस में काट दिया, एक वायर जिसका रेजिस्टेंस कट इनटू 10 इक्वल पार्ट। तो यानी ये जो रेजिस्टेंस है वो कितने पार्ट में, ये कौन कितना पार्ट होगा उस रेजिस्टेंस का, ये होगा R/10। ये वाला जो R2 है ये भी कितना होगा 1/R10/10, क्योंकि R का एक बात, किसी R रेजिस्टेंस की वायर जिसका R रेजिस्टेंस उसको 10 पार्ट में, तो ये R1 कितना 1/10 पार्ट रहा होगा, 1 ये भी R/10 पार्ट रहा होगा, ऐसे कर करके क्या कितने तक R/10 तक। अब 1/R इक्विवेलेंट, तो ये कितना हो जाएगा 10 ऊपर चले जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना 10/R प्लस 10/R, ऐसा कहां तक चलता जाएगा सोन 10 तक। अब आपके पास 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अगर यहां से उल्टा करा जाए तो कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा R
आर बाई 10 प्लस आर बाई 10, ऐसा कहां तक चलता जाएगा? 10 तक। तो कितना हो जाएगा? कितने रेजिस्टेंस है? 10 रेजिस्टेंस है ना? नहीं, ये फिर से गड़बड़ हो गया हमारा। तो क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं हम? गड़बड़ क्या कर रहे हैं? ये हो जाएगा 1/r ना, यहां तक तो ठीक है ना? आर इक्विवेलेंट कितना? 10 टाइम्स। तो 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? यहां से 1/r इक्विवेलेंट ये हो जाएगा ना 10 टाइम्स ये। तो 1/r इक्विवेलेंट कितना ऐसा हो गया? इंटू 10 कर दो, एक रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट इतना आ गया। 10 रेजिस्टेंस है मेरे पास, तो कितना? 10 10 100/r। इसीलिए उल्टा हो जाएगा कि आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपके पास? आर इक्विवेलेंट कितना? 10 टाइम्स ऑफ कितना? 10 इंटू आर। यहां से कितना? 100 बाई, सॉरी उल्टा हो जाएगा ना, आर बाई, ये आ गया था, उल्टा हो जाएगा ना, 100 ये कितना आ जाएगा? 0.001 आर ओम। ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अच्छा, किसी ने कहा, क्या कहा? आर इक्वल टू रो एल बाई ए, रो एल डैश इतना। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं, पर 10 पार्ट्स में ऐड किया ना, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। सही कह रहे हैं आप, एक का इक्विवेलेंट इंटू 10, इससे भी कर सकते हैं। 10 वायर को तोड़ के रो इक्वल टू कितना? आर ए बाई एल, दोनों की लेंथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बदल जाएगा, दोनों की रेजिस्टिविटी आर डैश, दोनों रो सेम है, मटेरियल तो सेम है। मान लीजिए ये आर डैश आ जाता है ए बाई एल, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा? एल, मान लीजिए यहाँ एल डैश है, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, तो कितना आ जाएगा? आर डैश इक्वल टू एल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? आर अपॉन एल। अब यहां से जो एल है वो कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये रेजिस्टेंस जो है ये कितने में? आर डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? आर डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये एल डैश अपॉन एल इंटू आर। तो ये जो है एल डैश कितना, एल का कितना टाइम्स है? 10 टाइम्स है ना, तो कितना आ जाएगा? 1/10, नहीं 1/10 आ जाएगा। आर डैश इक्वल टू ये एल बाई ए, तो जो एल डैश है, जो लेंथ हुई वो कितने हुई, कितने पार्ट में कटा गया इसको? एल डैश इक्वल टू एल अपॉन 10, यहां से एल से एल कट गया, तो आर अपॉन इतना, आर डैश इक्वल टू, अगर इतने का है तो कितना? एक रेजिस्टेंस का जो है, आर डैश इक्वल टू आर अपॉन 1/10। 10 इक्वल पार्ट में, कितने इक्वल पार्ट में काटा गया? 10 इक्वल पार्ट में। तो ये कितना हो जाएगा? ये जो आर है ये एक एक के से, इसको कितने में काटा जाएगा इसको? आर, आर बाई 10, तो कितना हो जाएगा? 1/100 हो जाएगा सीधा, इंटू आर, तो कितना हो जाएगा? उससे भी यही आ जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द सेंसिटिविटी ऑफ विट स्टोन ब्रिज है मैक्सिमम कौन सा होता है? चारों बराबर होता है, रेशियो बराबर होता है? सेंसिटिविटी ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, क्या ऑप्शन आ जाएगा इसका? सी नहीं होता है कभी भी, इनका रेशियो सेम होता है जो सी बता रहे। मैं बता देता हूं, पी क्यू का रेशियो इसके बराबर होगा। ये जरूरी नहीं कि बराबर होंगे चारों। मैक्सिमम कब होगी ये तो पी क्यू बाई आर बाई एस होगा। क्या सेंसिटिविटी क्या होती है व्हीट स्टोन ब्रिज की? कुछ ए कह रहे, कुछ सी कह रहे। ए या सी? ये है व्हीट स्टोन कंडीशन। अब कह रहे सेंसिटिविटी कब होती है? मैक्सिमम कब होती है? जब पी क्यू, जब सारे रेजिस्टेंस इक्वल हो जाए। जब मान लीजिए क्या है, R1 है, R1 और R2 का रेशियो किसके बराबर आ जाता था? R3 और R4 के बराबर आ जाता था। तो क्या बोलते थे कि जब R1, जब सारे रेजिस्टेंस सेम हो जाएंगे ना, तब व्हीट स्टोन की जो सेंसिटिविटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। इसीलिए ए जिनका ऑप्शन था ये व्हीट स्टोन कंडीशन है। यहां पूछ रहा मैक्सिमम कब होगी, तो सी ज्यादा करेक्ट है। जब सभी रेजिस्टेंस सेम होंगे तो उसकी सेंसिटिविटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। The magnetic field intensity at a distance from a long current carrying wire is 0.4 Tesla. The magnetic field intensity, यानी एक लंबे सीधे तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसमें 2r दूरी पर तथा इस दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र इतना है। 2r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए। ये तो आसान है। बी इक्वल टू कितना, किसी लॉन्ग वायर के वजह से निकाल देंगे। ठीक है, अब लॉन्ग वायर की वजह से निकाल देंगे तो बी, तो सबको ही पता होगा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। नहीं पता तो बी इक्वल टू कितना, किसी वायर की वजह से जिसमें आई करंट फ्लो होती है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी तो क्या हो जाता था, एम्पियर्स लॉ लगाते थे। बी इक्वल टू कितना, म्यू आई बाय 2πr। तो यानी बाकी सब तो करंट तो आई है सब में, तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो आपने कहा सपोज B1/B2 इक्वल टू उल्टा हो जाएगा R2/R1। तो ये डिस्टेंस दे रखी है आपके पास कितना, B2 कितना निकलेगा यहां से, B2 इक्वल टू कितना, R1/R2 इंटू B1। R1 की वैल्यू दे रखी कितना, R डिस्टेंस, और 2R पे, ये R डिस्टेंस पे थी, कितनी थी 0.4। कर लीजिए इसको 4/20। नहीं, 0.4 है ना, 0.4 डिवाइड बाई 2 तो कितना रहेगा 0.2 टेस्ला।
तो ए ऑप्शन करेक्ट है। सबका रहा राकेश जी का 0.2, दीक्षा जी का आ रहा है ए, और नेहा जी का भी ए ऑप्शन आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। टू इलेक्ट्रॉन आर मूविंग पैरेलल with a velocity v, the ratio of magnetic and electric force between them, E by B का है, ठीक है। E by C का इलेक्ट्रिक, B by E का रेशियो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड एट ए नहीं, आर होना चाहिए ना। चलिए टाइपिंग एरर मान लीजिए, अ डिस्टेंस फ्रॉम अ लॉन्ग वायर इज कर, हाँ अब ठीक है। आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हो, मैं चलिए इनको जो जो प्रॉब्लम थी उनको ठीक कर लेंगे। चलिए इसका आंसर बताइए। डी ऑप्शन आ रहा है किसी का? Two electron are moving with parallel with velocity v. The ratio of magnetic or electric force between them. कुछ नहीं करना है, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो पूछा दो फोर्स के भी, इसमें क्या कुछ डिफिकल्ट है? ये इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है? के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो के ई बाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा? बी इक्वल टू, पहले अगर मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो कितना हो जाता है? क्यू वी क्रॉस बी, क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन है, बी वी, इसके लिए हमको बी पता होना चाहिए। अब बी कितना होता है? बी इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड, इसका कितना, जैसे होता है 1/4 पाई ई बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा? इसके जगह म्यू नॉट आता है, इसके जगह 4 पाई आ गया। चार्ज देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वी बाई आर स्क्वायर ना, ठीक है जी। यहाँ पर रख दीजिए इतना, इतना ही तो होता है ई, जहां पर ई और वी आ जाता है यहाँ पर, तो कितना रहेगा? ई वी ऑलरेडी है, वी रख दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ई वी बाई आर स्क्वायर। इससे आपके कितना रहेगा? ई स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, कितना? ई स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब ये रेशियो यहाँ पे रख देंगे तो कितना आ जाएगा? डायरेक्ट लिख देते हैं हम, कितना? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर। अब आप जानते हैं म्यू नॉट स्क्वायर ये 1/c² होता है, यहाँ पर रख देंगे तो कितना आ जाएगा? सी स्क्वायर वी स्क्वायर। ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। उल्टा हो गया, अच्छा सॉरी, ऑप्शन डी होना चाहिए, नॉट सी। 1/c² सी स्क्वायर, तो ऑप्शन ये तो उल्टा ही हो गया, B²/c² होना चाहिए, ठीक है।
अरे अगर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इससे निकाल सकते हो आप, दो पैरेलल वायर है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये Q1 था, ये Q2 था, इनके वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। हाँ तो इसको भी ठीक कर लेंगे हम, ये ऑप्शन है इसका उल्टा है, तो आप ठीक कर लीजिए इसको ना। चलिए ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन कंडक्टर विच मूव इन मैग्नेटिक फील्ड, किससे निकालते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन नंबर। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन कंडक्टर विच मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड इज। फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम, दीक्षा कुमारी जी का सी ऑप्शन। तो इंड्यूस जो करंट निकालते हैं, इंड्यूस ईएमएफ, वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकालते हैं। एक टेबल बनवाया मैंने, ठीक है, वहां पर आप लोग देख लीजिए किसको, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब कोर्स करवाया होगा तब आपके पास। लॉरेंस फोर्स एम केस रिटर्न बाय, तो एफ इक्वल टू टोटल एफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, अरे कितना होता है, क्यू ई प्लस, अभी करवाया क्यू वी क्रॉस बी, है ना। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर, दे आर सेपरेटेड आर डिस्टेंस, I1 और I2, फोर्स कितना लगेगा बिटवीन देम? इसमें I1 फ्लो हो रही है, इसमें I2 फ्लो हो रही है करंट, कह रहे हैं कि इनके बीच कितना फोर्स लगेगा। तो कितना फोर्स लगता है जब दोनों अट्रैक्टिव होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या कैसा होता है? If current are parallel in two wire, the force is repulsive or attractive। और एक कंडीशन बताया था हमने जब पढ़ाया था, ये भी बताया था, तो इसमें कौन सा फोर्स होता था? तो इनमें जो फोर्स लग रहा होगा, देखिए इस पॉइंट से इधर लग रहा होगा, इससे इधर लग रहा होगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में तो एक के वजह से इधर लग रहा होगा, इसमें ऊपर वाले में क्या, इसमें क्या होता है, अट्रैक्टिव आ जाता है, सपोजिट में क्या आ जाता है, रिपल्सिव। तो रिपल्सिव वाले ऑप्शन तो कट गए। अब जानते हैं आप, दोनों दो पैरेलल वायर के वजह से कितना, एफ इक्वल टू म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाई कितना, 2 पाई R। ठीक है, एक एल भी होना चाहिए था, है? एक एल भी तो होना चाहिए था, फोर्स पर यूनिट लेंथ, एल भी होना चाहिए था ना ऐसा। हम्म।
चलिए, तो ऑप्शन ए सबका करेक्ट आंसर है। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ ही होगा, क्योंकि कहा कि यहाँ पे क्यों नहीं दिया, क्योंकि कह रहे हैं कि वो जो फोर्स है वो दूसरे पे कितना लगा रहा है। तो म्यू नॉट I1 इंटू I2 बाई 2 πr। ये सब क्लास में करवा चुके हैं हम लोग। द मैक्सवेल, इस इक्वेशन से मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन डेल क्रॉस बी क्या रिप्रेजेंट करती है? सबका डी ऑप्शन। वेक्टर क्या है, कौन सी फॉर्म है? डेल क्रॉस बी इक्वल टू कितना? क्योंकि जो आपके पास आता है, ये किसका है? एम्पियर्स लॉ का। चलिए, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? डेल क्रॉस बी ये कहता है म्यू आई, कौन सा ऑप्शन का पहले बताइए। देखिए, ये दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? किसी करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लीजिए इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, इस बी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो एक लूप कंसीडर करते थे ऐसे। तो यहां से बी इक्वल टू कितना, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इक्वल टू कितना, म्यू नॉट आई, और यहां से लाइन का कितना हो जाता है 2 πr, और म्यू नॉट आई, और ये बी इक्वल टू कितना रहता था, म्यू आई बाई 2 πr, ये आ जाता था बी। तो यही तो था, इसको इसका स्टोक्स थ्योरम का यूज करके लाइन क्या है, सर लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में बदला जाता है। इसीलिए जो आई है वो जे इक्वल टू क्या होता है, करंट पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया, इसीलिए म्यू नॉट जे हो जाता है। तो ये है क्या है आपके पास, वेक्टर फॉर्म एम्पियर्स लॉ का। तो ये आपके पास इस फॉर्म में, ठीक है, आई नहीं होता जे होता है। दोनों मैंने प्रूफ करा दिया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजर्वेटिव फील्ड। तो कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड है तो उसका कर्ल 0 आना चाहिए, सबको मालूम है ये बात। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड का कर्ल 0 आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कितना होता है सेंटर पे, जब यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज यूनिफॉर्मली सेंटर, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कितना होता है? किसके ये क्वेश्चन मुझे अधूरा लग रहा है और गड़बड़ लग रहा है, क्यों? कोई अगर ऐसा है स्पेरिकल, जीरो तो तब होता है ना अगर कंडक्टिंग गोला देखा मुझे। जीरो तो तब लिखना था, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में तो नहीं हो सकता इन साइड पे जीरो। हम्म, ये केस का आंसर जीरो ही होगा।
अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो निकालो जरा। ये इनसाइड वाला केस बन जाएगा यहां पर, सेंटर पे बोला, सेंटर पे जितना भी रहेगा, एक चीज बताओ मेरे को, देखो क्यू जीरो रहेगा, जितनी भी फील्ड डिपेंडेंसी अगर वो सेंटर पे ही आ जाए, आर ई जीरो, तो फील्ड स्ट्रेंथ जितनी भी होगी इक्वल टू क्यू, के क्यू बाई आर स्क्वायर ही तो रहेगा। तो जब सेंटर की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेंटर पे कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सेंटर पे। बी हो जाएगा। सेंटर की बात हो रही, इनसाइड की नहीं, इनसाइड आउटसाइड और सरफेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं सेंटर पे। बताइए इसका आंसर बताओ मैं। क्या बी होगा? इफ डिपेंड गिवन द फिगर सिमेट्रिकल, फिगर जीरो नॉन सिमेट्रिकल है, ऐसा नहीं है सिमेट्रिकल समय, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिक का नहीं होता इसमें आशीष जी। कोई भी स्फीयर है मेरे पास, मान लीजिए एक ऐसा स्पेरिकल शेल बोला होता है या कुछ ऐसा बोला होता है, अगर इसमें ऐसा होता है कि यूनिफॉर्मली कोई स्पेरिकल कंडक्टिंग चार कंडक्टिंग बोल दिया, कोई कंडक्टिंग स्पेयर बोल दिया या कंडक्टर कुछ ऐसा हो गया, तब सरफेस पे आता है। अदरवाइज ये जो है चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ऐसे भी तो सकता है। पर वो कंडीशन छोड़िए, आप बोलिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, स्पेयर है कोई, उसके मिड पॉइंट पर कितना होगा। सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक में नहीं होता, इसमें या तो कंडक्टिंग स्पेयर बोला हो या स्पेरिकल शेल बोला हो, तब भी आप कंडक्टर मान सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, जैसे रिंग होगा तो रिंग के सेंटर पे जीरो होगा, कोई स्पेयर होगा, सॉरी कोई डिस्क होगा तो उस पर अलग होगा। अगर अगर आपके पास कोई भी, ठीक है, कोई भी यूनिफॉर्मली डिस, अब वो ऐसा जरूरी नहीं सिमेट्रिक दे रखा है, कोई भी अगर जो है, जो एट द सेंटर ऑफ स्फीयर जहां पर आर इक्वल टू जीरो की बात है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी, अगर मान लीजिए नॉन कंडक्टिंग है, अगर ये नॉन कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग पे तो समझ ही जाओगे आप जीरो, और अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो फील्ड कितनी हो जाएगी इसमें आपके पास, आर जीरो हो जाएगा। तो जब भी आपके पास, जहां पे भी हम बोलते हैं कि अगर सेंटर पे जो है, यहां पे कितना हो जाएगा, जो ई है, अगर मैं सरफेस की बात करूं, इनसाइड की बात करते हैं, तो अगर मैं सरफेस की बात करता हूं तो कितना आ जाता है, ई इक्वल टू, एक रिलेशन कराया होगा मैंने, रो अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट, ये करवाया होगा मैंने। इस पॉइंट पर फील्ड होती है मैक्सिमम, जब वो सरफेस पे होता है। ठीक है,
अब जब आउटसाइड की बात होती है, ये सरफेस पे था, जब आउटसाइड की बात कही थी हमने, मैंने करवा रखे हैं प्रूफ, तो कितना कहा था, क्यू अपॉन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे जैसे क्या है, देखिए जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे अगर सरफेस की बात है, आर इक्वल टू आर, यहां पर जो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो मैक्सिमम होता था, जहां सरफेस की बात है, ये सरफेस पे है और ये इनसाइड पे है, तो इनसाइड पे, ये इनसाइड पे भी कितना होता था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो कितना होता था, यहां पे डिपेंड करता आर पे, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, सॉरी आर नॉट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और आउटसाइड पे क्या होता था, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसीलिए बोलते हैं जैसे जैसे जीरो की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, आपके पास जीरो हो जाती है। तो ये जीरो, आप कंडक्टिंग, कंडक्टर में तो जानते हो आप, सारा चार्ज सरफेस पे आता है, पर आप नॉन कंडक्टिंग के केस में भी अगर सेंटर की तरफ जैसे जाते हो, फील्ड इंटेंसिटी घटती जाती है, जब सेंटर पे पहुंचोगे फील्ड जीरो हो जाएगा। ठीक है, फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इनसाइड पे भी कितना आता है आपके पास, इनसाइड पे भी इतना ही आता है, बस सरफेस पे यहाँ कैपिटल आर हो जाता है, और इनसाइड पे कितना आता है, इनसाइड पे जो टेबल बनाई थी ना मैंने, इसीलिए बनवाई थी, कितना 3, ये था कैपिटल आर रो, और यहां था आपके पास कितना, स्मॉल आर रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, इसीलिए आंसर तो इसका जीरो है, पर ऐसा एक्सप्लेनेशन होगा इसका। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिट चार्ज प्लेट। दो अपोजिट चार्ज प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, इससे यहां पर होती है सिग्मा इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक नेगेटिव प्लेट है, इसके इससे भी क्या है, नेगेटिव प्लेट है, इससे इधर होगा कितना, इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से अपोजिट है। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई वन माइनस ई टू, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। है, गड़बड़ हो गया, ये डायरेक्शन ले ली, या तो फिर आपके पास सी ऑप्शन, दोनों अपोजिट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगे, ये मैं सही कर रहा हूं। हम्म, ये सही बना रखा मैंने। अगर नेगेटिव प्लेट है तो क्या होगा, और पॉजिटिव, अगर दोनों, चलिए एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, दोनों पॉजिटिव प्लेट मान लेते हैं, पहले पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर लो चाहे, दोनों पॉजिटिव प्लेट मान लो, आपके पास इस पॉइंट पर ये भी पॉजिटिव प्लेट है, ये भी पॉजिटिव प्लेट है। अब बताइए मुझे, इस पॉइंट पर बिटवीन, इस पॉइंट पर बताइए फिर, जब भी दो अपोजिट होंगे तो कितनी आ जाएगी, सिग्मा बाई 2 एप्स, मैंने डायरेक्शन दिखा दी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा आपके पास, सिग्मा बाई एप्सिलॉन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और जैसे ही सेम आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, दोनों अपोजिट में हो जाएगा ना, तो कितनी हो जाएगी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट,
यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके केस में अगर बिटवीन पूछा जाए, यहां पर 0 नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर 0 नहीं होती, पर बीच में 0 हो जाती। इसके केस में बीच में नॉन जीरो होती है, अदरवाइज यहां पर और यहां पर क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। ये मैंने प्रूफ करवा भी रखे हैं आपको, ठीक है, तो कोई ऐसा है नहीं कि मैं दोबारा करवाऊं। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो, अगर सेम क्या है, देखो, देखिए क्या है, अगर बीच में पूछा जाए, देखो इसके वजह से इधर होगा, इसके वजह से इधर होगा, इसी पॉइंट की बात कर रहा हूं, इसके वजह से इधर होगा, तो कितना, ये इस प्लेट के वजह से इधर है, इसके प्लेट के वजह से इधर है, तो कितना E इक्वल टू कितना, इस प्लेट के वजह से कितना 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इस वाले प्लेट, इस वाले की वजह से माइनस अपोजिट डायरेक्शन में माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसीलिए नेट 0 आ गया। इसके डायरेक्शन में क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये भी अंदर की ओर होगा, इसमें ये भी इसी साइड होगा, इसीलिए दोनों ऐड होके इतना आ जाएगा। तो ये करवा भी रखें, तो इसका आंसर सी होगा। चलिए आज के लिए इतना ही है, क्लियर है इतना, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है किसी बात पे, किसी ने पूछा था कौन सा एग्जांपल। आपने कहा एट अ सेंटर आर इक्वल टू 0 में सेंटर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग इज 0, बिल्कुल 0 सही बात है। एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर ई नॉन नॉन 0, हेमिस्फीयर में हाँ नॉन 0 होता है, वो हेमिस्फीयर पे तो डिपेंड करता है शेप, यानी वो हो जाएगा डिवाइड बाई 2, ई बाई 2, अगर कोई हेमिस्फीयर है ना, तो नहीं नॉन 0 नहीं होगा, ठीक है, नॉन 0 होगा, ठीक है, सही है। सिमेट्रिकल स्पेस जो आप कह रहे हैं, उसमें तो बेसिक ही चीज है, क्या है, अगर आपके पास कोई चार्ज, अपने सिमेट्रिकली चार्ज रखा, बीच में फील्ड पूछा 0, ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी कोन को ऐसा काट दूं, ऐसा काट दूं, अलग अलग कर दूं, तब क्या हो जाएगा, तब ये सिमेट्रिक केस नहीं रहा, तब फील्ड 0 नहीं होगी, मिड पॉइंट पर कहीं यहां पर पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछने तो पूछ सकते हैं, अल्लाह आज के लिए तो इतना ही है, ठीक है जी, कुछ पूछना किसी को। चलिए थैंक यू।